मेरा नाम देव है। मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाल-पोस कर बड़ा किया था। हम 2 भाई और 1 बहन थे और सिर्फ़ मेरी माँ थी। मेरे बड़े भैया का नाम अनिल था। मेरे बड़े भैया बहुत मेहनती थे। उनकी उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा थी। मुझसे मेरी माँ, मेरा भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। मेरी और मेरी बहन के बीच में सिर्फ़ 1 साल का ही अंतर था। मेरे पिता तो कुछ सालों पहले इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। तब से ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधों पर आ गई थी। जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक आंधी का ऐसा झोंका आया जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। अनिल भैया मेरे इकलौते भाई थे। मैं उनको अपना सब कुछ मानता था, एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, और वो मेरे पिता के समान भी थे। क्योंकि मेरे पिता की मौत के बाद मेरी और मेरी बहन रागिनी की हर मांग को भैया ने ही पूरा किया था। भैया की उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र अभी 24 साल की थी और मेरी बहन 23 साल की, लेकिन मेरी माँ मेरी बहन के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। भैया हम लोगों से काफ़ी बड़े थे, इसीलिए पहले भैया की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन भैया जब भी इस बारे में माँ से बात करते तो माँ उन्हें बहुत बुरी तरह से डांट दिया करती थी और कहती थी कि पहले तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है, पहले उसके बारे में सोचो। तुम तो लड़के हो, तुम्हारी शादी तो कभी भी हो जाएगी। पहले मैं रागिनी की शादी करूंगी और उसके बाद ही तुम्हारी और देव की शादी के बारे में सोचूंगी। भाइयों के लिए पहले बहन की जिम्मेदारी से फ्री हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है, उसके बाद ही उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचा करो। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें उन्हें अच्छे तरीके से पूरा करना है। माँ की बात सुनकर भैया गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाते थे। इस बात पर अब हर दिन घर में झगड़ा होता रहता था। मैं खामोशी से ये सब हंगामा देखता रहता था। मुझे भैया अपनी जगह ठीक लगते थे, क्योंकि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और ये उनकी शादी की उम्र थी, और उनके साथ के उनके जितने भी दोस्त थे उनकी भी शादियां हो चुकी थी। धीरे धीरे भैया की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और फिर भैया 30 साल के हो गए, लेकिन अभी तक वो शादी की खुशी नहीं देख सके थे, क्योंकि रागिनी के लिए भी अब तक कोई भी मनचाहा रिश्ता नहीं मिल सका था। भैया तो हमारा जो पुराना कारोबार था उसे ही संभाला करते थे, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। जबकि माँ मुझे अक्सर ये समझाया करती थी कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा घर का ही छोटा सा बिजनेस है तो तुम बाहर काम करने क्यों जाते हो, उसकी देखभाल भी तुम ही किया करो। लेकिन मैं माँ से यही कहता था कि वो बिजनेस इतना बड़ा भी नहीं है कि उसे संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। भैया ने उसे काफ़ी साल पहले से अच्छे से संभाला हुआ है, तो वो उन्हें ही संभालने दो। मैं तो नौकरी करके ही खुश हूँ। लेकिन माँ बार बार मुझे यही समझाती कि तुम लोगों की जिम्मेदारियां पूरी करने का हक तुम्हारे भैया का है। पर मैं माँ से यही कहता था कि वो बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी वही निभाएंगे। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कल को रागिनी की शादी होगी तो उसका जो भी खर्चा होगा उसमें मैं भी हिस्सेदारी देना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बस यही तो अब एक इच्छा है कि जल्द से जल्द कोई बढ़िया रिश्ता मिल जाए और मैं रागिनी की शादी कर दूँ। मैंने माँ से कहा कि वैसे तो पहले भैया की शादी होनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। लेकिन माँ कहने लगी कि अगर तुम्हारे भैया की शादी हमने करवा दी तो फिर तो वो हमें छोड़कर अपनी पत्नी का गुलाम बन जाएगा और कभी भी हम लोगों की तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। तुम्हारे पिता तो जिंदा नहीं है और इस घर का सारा खर्चा तो तुम्हारे पिता के कारोबार से ही चलता है, जो कि तुम्हारा भाई ही चलाता है। और उसके बाद फिर मुझे तुम लोगों की शादी भी तो करनी है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? इसीलिए पहले अगर अनिल की शादी करवा दी तो फिर सारी जिंदगी तुम दोनों भाई बहन कुंवारे ही बैठे रह जाओगे और हमेशा अपनी भाभी के नौकर बनकर रह जाओगे। मेरी माँ के दिल में ये डर बैठा हुआ था कि भैया की शादी हो गई तो वो फिर हमारे नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के हो जाएंगे। माँ की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। इधर भैया भी अपनी शादी की बात हर रोज लेकर बैठते थे और फिर दिन भर घर में झगड़ा करते रहते थे। उनके ऐसे झगड़े को काफी साल हो गए थे, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो माँ से कई बार कहते कि रागिनी के लिए कब तक तुम
मुझे भी ऐसे बिठाकर रखोगी? मेरी शादी करवा दो, जब उसके भाग्य में होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी। उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, इस वजह से मेरी शादी भी लेट हो रही है। मगर माँ को ना तो भैया पर भरोसा था और ना ही उनकी होने वाली पत्नी पर, इसीलिए माँ ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भैया ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते तो जायदाद की धमकी देकर भैया को डरा कर चुप करवा दिया करती थी। फिर तो सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती थी और भैया अपने कमरे में बंद हो जाते थे। माँ इस तरह से अपनी जिद मनवाती थी और उन्हें लगता था कि ऐसे वो अपनी बेटी के फ्यूचर को बेहतर बना लेंगी। माँ को यही लगता था कि बहनों को उनके भाई बस तब तक ही समझते हैं जब तक कि उनकी पत्नियां नहीं होती हैं। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नियों के पल्लू से बंध जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब करके उन्होंने अपने बेटे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हम सभी मिलकर रागिनी के लिए जोर शोर से रिश्ते देख रहे थे, लेकिन पता नहीं उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ था। इधर भैया ने भी हार कर अब शादी के बारे में बात करना घर में बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन उनकी हरकतें कुछ अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वो अब रातों को देर से घर आते थे, सुबह उठते तो उनकी आंखें लाल होती और ना ही वो हम में से किसी से ढंग से बात करते थे। और अब तो वो जो भी कमाई बिजनेस से होती थी वो पैसे भी कम देने लगे थे। पता नहीं वो अपने पैसे कहाँ उड़ा रहे थे। मेरी माँ को उनकी इन सारी हरकतों से बहुत शिकायत रहती थी। भैया के अंदाज मुझे भी अजीब लगने लगे थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। पर माँ उन्हें सुनाते हुए कहती थी कि ये सब तुम्हारे हथकंडे हैं मुझसे जीतने के। तुम बस कैसे भी जिद करके अपनी शादी करवाना चाहते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, इतनी आसानी से इन सब ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक रागिनी की शादी नहीं होगी तब तक किसी का भी नंबर नहीं आएगा। माँ तो अभी भी अपनी जिद पर कायम थी। ऐसा करके वो भैया के साथ नाइंसाफी कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी शादी की उम्र निकल रही थी। शादी की भी एक उम्र होती है जब इंसान की शादी करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो उम्र तो भैया के हाथ से छूटती चली जा रही थी। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ और ही मैटर है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भैया से इस बारे में कोई भी सवाल करता, क्योंकि अब भैया पहले से बहुत ज़्यादा सख्त बिहेवियर में बात करने लगे थे और कभी कभी तो वो हम लोगों से नफरत से मुंह भी फेर लेते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्दी ही रागिनी की शादी हो जाए और भैया को भी शादी का सुख मिल सके। और फिर एक दिन ये प्रार्थना पूरी हो गई। मेरी बहन के लिए बहुत ही अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़के की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और वो काफ़ी खाते पीते और अच्छे लोग थे, इसीलिए मेरी माँ को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए हमने तुरंत ही वहाँ अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। मुझे बहुत खुशी थी कि अब बस रागिनी की शादी के बाद तुरंत ही हम भैया की शादी कर देंगे। माँ ने भी इधर अभी तक भैया की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और फिर देखते ही देखते रागिनी की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। इसके बाद मैंने माँ से कहा कि अब आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब आपको भैया की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तो माँ ने अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो भी लड़की वाले हमारे घर रिश्ते की बात करने आते वो भैया की जगह मुझे पसंद करके जाते थे। कोई भी भैया को पसंद नहीं कर रहा था। इस बात से भैया अब और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे थे। यहाँ तक कि अगर कभी उन्हें अब फ़ोन करके बुलाया जाता कि लड़की वाले आए हैं, तुम आकर एक बार मिल लो, तो अब वो साफ इनकार करने लगे थे कि मैं अब और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। ये सब देखते हुए मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारे भैया का तो रिश्ता कहीं लग नहीं रहा है, लेकिन ये जो रिश्ते आ रहे हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं और ये लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए अब तुम शादी कर लो। माँ की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गया था। मैंने कहा था कि भैया की शादी नहीं हुई है तो फिर उनके होते हुए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती मैं भी शादी नहीं करूँगा। लेकिन मेरी माँ मेरे सामने इमोशनल ड्रामा करने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हारे भैया की शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं तुम में से किसी की भी बहू का मुंह नहीं देख पाऊंगी? मैं तो अब कितना बीमार रहने लगी हूँ। कल को अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मैं तो अपनी इस ख्वाहिश को
अधूरा छोड़कर ही मर जाऊंगी। मैंने शुरू में तो माँ की इस जिद का बहुत विरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके आगे मैं भी झुक गया और फिर मेरी शादी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की से कर दी, जिसका नाम पायल था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वो खूब पढ़े लिखी भी थी। उसे पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। अपनी शादी के बाद मैंने माँ से कहा कि कम से कम अब तो आप पूरी जोर आजमाइश लगाकर भैया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक आप सिर्फ अपनी ही जिद पूरी करती आई हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे माँ और भी कुछ करती कि एक रात अचानक माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई। अब हम भाई बहनों के सर से माता और पिता दोनों का ही हाथ उठ चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ अचानक इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत तो उनकी खराब पहले कभी भी नहीं हुई थी। माँ के जाने का गम हम सभी को था, लेकिन भैया एक अजीब सी ही खामोशी ओढ़े रहते थे। अब तो उन्होंने हम में से किसी से भी बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरी शादी को भी अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और हमारे घर में ये सब हो गया था। लेकिन मुझे इस समय भी अपने भैया की शादी की बहुत फिक्र थी, इसलिए मैंने अपनी जान पहचान वालों में भी भैया के लिए रिश्ते तलाशने की बात कह रखी थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही भैया के पास जाकर बात करता हूँ। इसीलिए मैंने खाने की थाली लेकर उनके पास कमरे में गया। कुछ देर तो सन्नाटा पसरा रहा। फिर वो कहने लगे, देव, माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने तुम सबकी शादियाँ करवा दी, लेकिन मेरी शादी करवाए बिना ही वो इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते करते गुजार दी कि एक न एक दिन मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी, मेरा भी परिवार होगा। लेकिन अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। भैया का ये अंदाज मुझे बहुत ही अजीब लगा था। उसी वक्त मेरी पत्नी कमरे में भैया के लिए पानी लेकर आई और वो उसे अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे उनकी नज़र तो मेरी पत्नी पर जम गई थी। वो उसे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैंने आज पहली बार भैया की नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस किया था। उनकी नज़र को मेरी पत्नी भी भांप गई थी और इसीलिए वो भी घबरा गई और तुरंत ही अपने पल्लू को ठीक करते हुए वहां से लौटकर चली गई। मैंने आज पहली बार भैया को पायल की तरफ ऐसे घूर कर देखते हुए महसूस किया था। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैंने देखा था कि भैया अक्सर मुझे और मेरी पत्नी को घूर घूर कर देखते थे। न जाने वो हम दोनों में क्या नोटिस करते रहते थे। अब मुझे लग रहा था कि मुझे जल्दी ही भैया की शादी के लिए कुछ करना ही चाहिए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में लेटने चला आया। मेरी पत्नी ने जब मुझे गुमसुम देखा तो पूछने लगी कि आपको क्या परेशानी है? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या आपको माँ जी की याद आ रही है? मैंने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को तो जाना था तो वो तो चली गई, लेकिन अब मुझे भैया की फिक्र लगी हुई है। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब तक उनकी शादी हो जानी चाहिए थी और अब वैसे भी वो अकेले हो गए हैं। उन्हें भी किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं उनको इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि वो अपनी रिश्तेदारी में भैया के रिश्ते के लिए बात करेंगी। उसे जहाँ तक लगता है कि उसके पहचान में कोई ना कोई अच्छी लड़की ज़रूर निकल आएगी जो भैया को देखते ही पसंद आ जाए। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, तुम फटाफट अपनी रिश्तेदारी में भैया की शादी को लेकर बात कर लो। अपनी पत्नी से बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था, मुझे सुकून मिल गया था। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन फिर हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सब बहुत दुखी हो गए थे। मेरी पत्नी के पिता का देहांत हो गया था। उनके अंतिम संस्कार के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी सास को काफ़ी सदमा पहुंचा था। मेरी पत्नी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे भी उन्हें इस उम्र में अकेले छोड़ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मेरी पत्नी ने जब अपनी माँ को हमारे घर में रखने की बात कही तो मैंने भी तुरंत हामी भर दी, जिससे उसे काफ़ी तसल्ली मिल गई थी। अब मेरी पत्नी की माँ भी हमारे साथ ही आकर रहने लगी थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही लगभग 1 महीना बीता तो मेरी सास ने नाश्ते के टाइम पर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पायल से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। दरअसल मैंने आधी रात को
तुम्हारे जेठ को तुम लोगों के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने चौंक कर अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि नहीं माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला मेरे कमरे में मेरे भैया क्यों आएंगे, वो भी आधी रात के समय। पायल भी आंखें फाड़े हुए अपनी माँ को देख रही थी। वो हैरानी से अपनी माँ को देखती हुई कहने लगी, माँ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी सास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि नहीं बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे भैया आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होते हैं। और यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि आखिर आधी रात के समय तुम्हारे भैया को तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या काम है, क्योंकि वो मेरी बेटी के जेठ हैं। और इस तरह से आधी रात को उनका तुम लोगों के कमरे में जाना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा। इससे पहले कि हम उन्हें और कोई भी जवाब देते कि तब तक मेरे भैया भी नाश्ते के लिए आ गए थे। उन्होंने मेरी सास की बात सुन ली और जिस पर वो एकदम ही बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और कहने लगे कि आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हो, मेरा भला अपने भाई के कमरे में क्या काम है। मैं तो सारा दिन अपने काम पर होता हूँ और शाम को थका हारा घर वापस आता हूँ, और फिर ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन इतनी तमीज़ मुझ में है कि मुझे कहाँ पर किस वक्त जाना चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरी माँ तो अब जिंदा है नहीं और मैं अब सबकी नज़रों में खटकने लगा हूँ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं फिर अपना इंतजाम कहीं और देख लेता हूँ। ये बात कहकर भैया उठकर अपने कमरे में जाने लगे। मैंने तुरंत ही उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगी। कहा, मेरी सास को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, आप बैठकर आराम से नाश्ता करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी ने भी भैया को रोका तो फिर वो बैठकर नाश्ता करने लग गए, जबकि मेरी सास के चेहरे का रंग उतर गया था। कुछ देर के बाद मेरे भैया काम पर चले गए और मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं जब टिफिन लेने के लिए किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरी पत्नी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, पायल मैं सच कहती हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारे जेठ सच में कुछ गलत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेरी पत्नी ने गुस्से में अपनी माँ से कहा कि आप यहाँ पर मेहमान बनकर आई हैं तो बेहतर यही होगा कि आप हमारे घर के मामलातों में दखल अंदाजी ना करें। खास तौर पर मेरे जेठ के बारे में तो कुछ भी कहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें अपने जेठ के व्यवहार पर पछताना ही पड़ेगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रही थी या नहीं। ये कहकर मेरी सास वापस अपने कमरे में जाने लगी तो मैं एक साइड छुप गया। मैं भी उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गया था। न जाने मेरी सास ऐसा क्यों कह रही थी और आखिर वो क्या कहना चाहती थी। मुझे तो उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी पत्नी को धमकी जैसी देकर गई थी। जब मैं शाम को ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने एक बार फिर से अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी कि आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। गर्मी की वजह से माँ कभी कभी अपने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ देती है, इसीलिए अब हम अपना कमरा लॉक करके सोया करेंगे। पायल की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें भी मेरे भाई पर शक हो रहा है जो अब हम लोग कमरा लॉक करके सोने की बात कर रहे हैं। वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब तक माँ यहाँ पर है हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि वो यहाँ से अपने मन में कोई भी वहम लेकर जाएं। वैसे भी वो यहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहेंगी। पर इसके बाद से मेरी पत्नी ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही सोना शुरू कर दिया था। ऐसे ही फिर कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे कि एक दिन फिर से मेरी सास ने नया हंगामा क्रिएट कर दिया। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे जेठ को तुम लोगों को नशे की दवाई देते हुए देखा है। पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं या फिर वो तुमसे कुछ चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो अपनी माँ से पूछने लगी कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरे जेठ जी तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग तो उनके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी जल्द से जल्द शादी कर सकें, उसके बाद वो भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे।
मेरी सास कहने लगी कि मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे जेठ के तौर तरीके मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाते थे, और कल रात तो मैंने उन्हें खुद तुम लोगों के दूध में दवा मिलाते हुए देखा था। वो कुछ सफेद रंग का पाउडर था। मुझे तो यकीन है कि वो जरूर तुम्हें नशे की दवाई देते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मेरी पत्नी ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था और कहने लगी कि तुम्हारे बड़े भैया ये क्या करते रहते हैं। देखो देव, मेरी माँ इतना सब कुछ झूठ तो नहीं कह सकती है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। मेरी पत्नी को अचानक ही मेरी सास की बातों पर यकीन आ गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम होश में तो हो, अगर उन्होंने हमें नशे की दवा दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते। जरूर माँ जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी सास कहने लगी, बेटा मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने सब देखकर भी अनदेखा कर दूं। तुम दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अपनी किस्मत को रोते रहो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ जरूर कोई परेशानी है। मेरी सास की बात सुनकर मेरी पत्नी एकदम गुस्से में हो गई और भैया के कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, जेठ जी, रात को हमारे दूध में आपने कौन सी दवा मिलाई थी। मेरी पत्नी की बात सुनकर मेरे भैया चौंक गए और परेशान होकर उसको देखने लगे। कहने लगे कि दूध में कौन सी दवा, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगा, और कौन सी दवा की बात कर रही हो तुम, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। मेरी पत्नी गुस्से से कहने लगी, मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया है और उन्होंने आपको खुद अपनी आंखों से ये हरकत करते हुए देखा है, और पहले भी आप चोरी चुपके हमारे कमरे में भी आया करते थे, और अब हमारे दूध में भी कुछ मिलाकर हमें दे रहे हैं। हम तो आपका भला ही सोच रहे हैं, हम आपका घर बसाना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आप तो हमारे ही दुश्मन बन रहे हैं। मेरे भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहा हूँ, और आइंदा से अब तुम मुझे अपना भाई कभी मत कहना। मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगा। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, तुम लोगों के लिए अपनी खुशियों की इतनी कुर्बानियां दी, और देख लो आज तुम्हारी पत्नी मुझे कैसी कैसी बातें सुना रही है। ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, और इसीलिए ये मुझे निकालने के लिए दोनों माँ बेटी इस तरह की बातें बना रही हैं। भैया ने गुस्से में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी पत्नी कहने लगी कि जाने दो अपने भाई को, क्योंकि अब इनका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी पत्नी के ऐसे बिहेवियर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ की बातों में आकर इस तरह की बेतुकी बातें करेगी, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। वरना कोई भी भाई अपने शादीशुदा भाई के कमरे में क्यों जाएगा और उसके साथ कुछ गलत कैसे करेगा। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कह दिया, अगर मेरे भैया यहाँ नहीं रह सकते तो फिर मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा। अगर तुम्हें मेरे भाई पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा भी भरोसा कैसे कर लूँ। इस पर मेरी पत्नी गुस्से में कहने लगी कि तो ठीक है, तुम अब अपने भाई के साथ रहो और मैं अपनी माँ के साथ इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें तो नजर ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अपनी पत्नी की इस बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी तुरंत ही जाकर अपना सामान पैक करने लगी और फिर वो अपनी माँ के साथ अपने मायके चली गई। मैंने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने अपनी माँ की बातों में आकर ना सिर्फ मेरे भैया पर इल्जाम लगाए, बल्कि उनको इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो इस घर से निकल जाएं, और उनको बेइज्जत भी किया। मैंने भैया को भरोसा दिलाया कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगा, वो भी जल्द से जल्द, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अब भैया के लिए लड़कियां तलाशने लगा था, लेकिन मुझे उनके लिए कोई भी परफेक्ट रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली काफी दिनों के बाद मुझे एक लड़की पसंद आई थी। वो बहुत अच्छे परिवार से थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो लड़की देखते ही पसंद आ गई और मैंने उसे अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच लिया था। मैंने घर आकर जब इस बारे में भैया को बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भैया से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है।
आपकी खातिर तो मैंने अपना घर तक उजाड़ दिया ताकि आप खुश रह सकें और आपका घर बस सके, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई तो हो। आप अगर शादी नहीं करोगे तो फिर सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे? भैया मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो अब नहीं हूँ, अब तो तुम भी इस घर में मेरे साथ अकेले हो। हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार सकते हैं। भैया की बात तो मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर रही थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो फिर आपको क्या परेशानी है? भैया कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी तो अब हो चुकी है। मैंने माँ से उसके बारे में कई बार कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन इस बारे में माँ कभी मानी ही नहीं थी और उस लड़की के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी दोबारा शादी की बात ही नहीं की। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी जरूर करूंगा, पर मैं माँ से उसके बारे में बता बता कर थक गया था। पर माँ ने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस रागिनी की शादी की पड़ी हुई थी और उसके बाद जो भी रिश्ते आए उन सबको बस तुम ही पसंद आ रहे थे और फिर उन्होंने भी बिना सोचे समझे पहले तुम्हारी शादी कर दी। अब जब मेरी मोहब्बत किसी और की हो चुकी है तो अब मैं किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। भैया की बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी इस बात पर भैया ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने भाई के मुंह से एक ऐसी बात भी सुन रहा हूँ। वो कहने लगे, अब जब तुम खुद अकेले हो तो अब तुम्हें पता चला है कि अकेला रहना कैसा होता है। जब अपनी मनपसंद चीज हाथ से छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है। बस ऐसी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी। तुम लोगों की वजह से माँ ने मेरी शादी नहीं की। तुम सबकी जिम्मेदारी माँ ने मेरे ही कंधों पर डाल दी, पहले पढ़ाई और फिर रिश्ता, और इसी वजह से मेरी जिंदगी गुजरती चली गई। और मैं बार बार उस लड़की को भरोसा दिलाता रहा कि मैं उससे शादी करूंगा, पर फिर एक दिन मैंने भी हार मान ली और उसे धोखा दे दिया। मैं उसकी नज़रों में धोखेबाज बन गया। उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं और करवा दी और मैं अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठा। तुम दोनों भाई बहनों की तो शादी हो गई और अपने अपने हमसफर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लग गए, लेकिन मेरी फीलिंग्स के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। माँ भी इस दुनिया से चली गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उतने वक्त तक निभाने की बात की जब तक मेरी शादी नहीं होती। मेरी खातिर तुम सारी जिंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारी वजह से तो मैंने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी। तुम लोगों की और माँ की खातिर मैंने अपनी हर खुशी को जाने दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे माँ की इतनी बड़ी साजिश है। मैंने भैया से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? तब भैया ने मुझे बताया कि दरअसल मैं तो तुम लोगों का सौतेला भाई हूँ। मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। ये बात तो मुझे माँ के मरने के बाद पता चली। जब माँ का देहांत हुआ था तो हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग आए थे और उनमें से ही मेरे पापा के परिवार की एक महिला थी। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि मेरी असली माँ का देहांत तो मेरे जन्म होने के कुछ महीनों के बाद ही हो गया था। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और उनसे ही तुम और रागिनी पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम उनके सौतेले बेटे थे और इसीलिए उस औरत ने कभी भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी बहन और छोटे भाई की शादी हो गई और बड़ा भाई अभी भी कुंवारा बैठा हुआ है? क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हो जाती और तुम्हारा वंश आगे बढ़ जाता तो इस जायदाद में तुम्हें भी हिस्सा मिल जाता, लेकिन अगर तुम्हारी शादी ही नहीं होगी तो वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा और फिर ये सारी की सारी जायदाद आराम से देव को मिल जाएगी। और इसीलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने जानबूझकर कोई न कोई बहाना बनाकर तुम्हारी शादी होने ही नहीं दी। सारी सच्चाई जानने के बाद गुस्से से मेरा खून खौल उठा था और मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूंगा और तुम्हें और पायल को भी एक साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी सास ने तुमसे जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैं तुम दोनों को दूध में दवा मिलाकर दे रहा था। इस दवाई से पायल कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों भी संतान के सुख के लिए तरस जाओ और तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ले, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया।
उन्होंने खुद ही हमेशा के लिए तुम्हारा घर तोड़ दिया है। अब तुम भी मेरे साथ आराम से यहीं पर जिंदगी गुजारो, ताकि तुम्हें भी इस बात का एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। अब इस जायदाद का कोई बंटवारा होगा ही नहीं, ये किसी को भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब ना तो मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जान ही निकल रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ भी ऐसा कर सकती है। अगर मेरी माँ ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया भी, पर मैंने तो हमेशा उन्हें अपने सगे भाई से बढ़कर ही चाहा था, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो मेरे सौतेले भाई हैं और इस सब में मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। मुझे तो हमेशा ही उनकी फिक्र लगी रहती थी। मैं मानता था कि मेरी माँ ने उनके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। भला मुझे किस बात की सजा मिल रही थी? न जाने भैया ने बच्चा ना होने के लिए मुझे कैसी कैसी दवाइयाँ खिलाई होंगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा भी करते होंगे। मैंने अपने भैया से कहा कि मैं अब इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। बस मैं इतना कहूँगा कि मैंने हमेशा आपको अपना सच्चे दिल से बड़ा भाई माना और आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा था। मेरी इस बात पर भैया खामोश रहे। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने लिए नया ठिकाना ढूंढने निकल गया। मैं उस दिन बहुत रोया था, जबकि मुझे भैया की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था। कुछ दिनों बाद जब मैंने एक ठीक ठाक घर किराए पर ले लिया, तो मैं अपनी पत्नी के पास उसे लेने के लिए गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैंने उसे अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई और ना ही ये बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि इस बात की वजह से मेरी पत्नी के दिल में मेरे भैया के लिए इज्जत कम हो जाए, क्योंकि अगर ये सच उसे पता चल जाता तो वो मेरे भाई से और भी ज्यादा नफरत करने लग जाती। कुछ समय के बाद मैंने दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ ली और फिर मैं वहीं पर शिफ्ट हो गया। मैंने भैया के साथ सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी पत्नी की मोहब्बत ने मेरी वीरान जिंदगी फिर से आबाद कर दी थी। भैया ने भी मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मुझे कुछ समय के बाद पता चला कि भैया की अब शादी हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि अब वो कम से कम अकेले नहीं हैं। उनके जीवन में भी कोई रोशनी भरने वाला आ गया है। अब मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान देना था। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने भाई की कोई खबर नहीं रखी, क्योंकि भले ही मैंने अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहा, पर उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था और इसका नतीजा ये है कि मैं और मेरी पत्नी आज भी बच्चों के लिए तरस रहे हैं। मेरे भाई ने तो मुझे सारी जिंदगी का दुख दे दिया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसको यही लगता है कि ये तो भगवान की देन है। जब भगवान हमें माता पिता बनाएगा तब हम बन जाएंगे। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें बच्चों की खुशी दे दे और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।